हाँ जी, तो स्टूडेंट्स यही हमारी प्रॉब्लम नंबर 6.2.5। इसमें देखिए वो क्या कहता है, वो कहता है इट इज़ डिज़ायर टू सेट अप अ सेंट्रल स्टेशन फॉर सिम्युल्टेनियसली मॉनिटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स। यानी कि इसी चीज़ के कुछ हमारे पास पेशेंट्स हैं, 10 हमारे पास हॉस्पिटल पेशेंट्स हैं बच्चों। नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आप इनको लिख सकते हो या सिर्फ पेशेंट ही लिख लो, कितने पेशेंट हैं। पेशेंट इज़ इक्वल टू 10। ठीक है जी। वो कहते हैं कि जो इनका डाटा है 10 पेशेंट का, वो ब्रॉड अप टू अ प्रोसेसिंग सेंटर, यानी कि प्रोसेसिंग सेंटर में जाता है वायर्स की मदद से और सैंपल होकर आता है। क्वांटाइज्ड भी होता है, बाइनरी कोडेड भी होता है और फिर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स्ड भी हो जाता है। ठीक है। वो कहता है जो मल्टीप्लेक्स डाटा है वो ट्रांसमिटेड किया जाता है मॉनिटरिंग स्टेशन को। जो ईसीजीज स्टेशन है वो उनकी बैंडविड्थ है 100 हर्ट्ज। तो इतना तो हमें पता चला जी, बैंडविड्थ हमारी 100 हर्ट्ज है। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हम क्या करते होते हैं, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी निकालते होते हैं सैंपल्स की, जो आपको पता है 2 टाइम्स ऑफ बी होती है बैंडविड्थ, तो लिहाजा ये आ जाएगी 200 हर्ट्ज। ठीक है। इतना तो हमने कर लिया। आगे वो कहता है कि जो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल एरर है इसमें सैंपल एम्पलीट्यूड्स में, वो 0.25% है। वही बच्चों आपको बिट का जो फाइंड आउट करना होगा ना, एन की वैल्यू, वो आप उसी तरह से करोगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने करवाया था। वो मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। वो आगे कहता है द सैम्पलिंग रेट मस्ट बी एट लीस्ट ट्वाइस, यानी कि सैम्पलिंग रेट ट्वाइस हो जाना चाहिए निक्वेस्ट रेट में। तो देखो बच्चों, ट्वाइस का मतलब है आगे 100% था तो 100% का डबल यानी कि दुगना, यानी कि 200%। अगर उसको मैं नॉर्मली जानना चाहूँ तो यानी वो कहना चाह रहा है कि जो सैंपल रेट पर सेकंड है, ठीक है, सैंपल रेट पर सेकंड, वो हमारे पास होना चाहिए। देखो एफ एस मल्टीप्लाई बाय 200। अब मुझे लिख के देने की ज़रूरत तो नहीं है ना, 200% तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि आगे वो 100% था, वो कह रहा है उसका दुगना चाहिए, यानी कि 200% चाहिए। फीसद को हटाने के लिए हम उसको जब 100 से तकसीम करेंगे सिर्फ 2 रह जाएगा, यानी कि आपको एफ एस फ्रिक्वेंसी को डबल करना होगा सैंपल फ्रिक्वेंसी को। तो ये 200 से ज़रब खा के 400 हो जाएगा। तो इसको आप अब लिख सकते हो 400 सैंपल्स पर सेकंड। ठीक है, ये आपके पास आ गया। आगे वो जो एरर का चक्कर था, अब हमें बिट भी मालूम करना है ना। आगे वही चीज़ बच्चों उसने पूछी हुई है, बैंडविड्थ, यानी कि नंबर ऑफ बिट्स पूछे हुए हैं हमसे, जैसे हमने प्रीवियस में निकाला था। तो देखो सिंपल सी बात, वो वाला फार्मूला लगाओ 1/2 की पावर n, जो कि ग्रेटर होती है या बराबर होती है किस चीज़ के बजो, मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है जितना उसने एरर बताया हो। तो ये 0.25% लिखा हुआ है। इसको अगर मैं परसेंटेज के बगैर लिखना चाहूँ तो इसको मैं वैल्यू को 100 से तकसीम करूँगा। तो मैं इसको 100 से तकसीम करता हूँ, 0.25 डिवाइडेड बाई 100। तो ये बच्चों मेरे पास आता है 1/400। ये देखो 1/400 आ रहा है। तो चलो अभी के लिए मैं इसको 0.25 ही लिख रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास आ गया 1/2 की पावर n, और दूसरी तरफ मेरे पास आ गया 1/400, यानी कि इसको जब कैलकुलेटर पे लिखा तो अब ये दोनों एक दूसरे के देखो, यानी कि ऐसे ही दोनों एलसीएम में पड़े हुए हैं। इनको उल्टा के इस इक्वेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि 2 की पावर n इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 400। ठीक है। अब आप यहाँ पे दोनों तरफ अगर log अप्लाई करते हो, आपको पता है log 2 ऑफ 2 बच्चों 1 होता है। मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ, log 2 ऑफ 2, ये देखें log 2 ऑफ 2 1 होता है। अगर मैं दोनों तरफ log अप्लाई करता हूँ तो n तो log की प्रॉपर्टी से पीछे चला जाता होता है और log 2 ऑफ 2 1 आ जाता है, तो यहाँ पे n सिर्फ रह जाता होता है इस साइड पे। ठीक है। और दूसरी तरफ log 2 ऑफ 2 की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, यानी कि log 2 ऑफ 400। तो ये आपने करके देखना कितना आता है। नेक्स्ट स्टेप में हमें पता चलेगा कि हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड कितने होंगे। ठीक है। तो देखो मैं ये करके देखता हूँ, 400 पुट करता हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है बच्चों 8.64। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आगे लिखूंगा n इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल इज इक्वल टू, बच्चों जैसा कि वो कह रहा है कि आपने n की वैल्यू क्या करनी है, ये देखें आपको नज़र आ रहा है, यानी कि आपने n की वैल्यू जो यहाँ पे आई होगी उससे यहाँ तो ग्रेटर लेनी है या उसके बराबर लेनी है। अब ये 8.64 एक स्पेसिफिक नंबर नहीं है, मुझे परफेक्ट नंबर चाहिए। तो मैं यहाँ पे इससे ग्रेटर क्या ले सकता हूँ, 9 ले सकता हूँ, सीधी सी बात है। यानी कि हमारे पास आ गई 9 बिट्स पर सैंपल। ठीक है। अब देखें उसने हमसे पूछा हुआ है, हमने उसको निकाल के देना है नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड टू ट्रांसमिट दिस डाटा। ठीक है। ये जो गिवन है उसको डाटा है, इसको ट्रांसमिट करने के लिए उसको मतलब कि कितनी बिट्स पर सेकंड के लिहाज से चाहिए होगी, वो हम कैसे निकालते हैं, आपको इजीली पता है यार, इतना मुश्किल नहीं है। आप यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट डाटा, सिर्फ इतना ही लिख दो, ट्रांसमिट डाटा
इज़ इक्वल टू, इसको कोई नाम दे दो बच्चों, ए इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ए हम मालूम करेंगे, जैसा कि बच्चों हमें इतना पता चल गया एक सैंपल को भेजने के लिए 9 बिट्स रिक्वायर्ड है और टोटल हमारे पास 400 सैंपल हैं, तो हम सिंपल, आपको साफ नज़र आ रहा है, और 10 पेशेंट हैं, एक पेशेंट का इतना डाटा होगा 400 ज़रबे 9, यानी कि उसका डाटा भेजने के लिए मुझे 400 ज़रबे 9 करना पड़ेगा। अगर 10 पेशेंट है तो मुझे क्या करना होगा, जो मेरे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई देने से आंसर आएगा उसको 10 से ज़रब देनी होगी। तो सीधा सीधा मैं करता हूँ, देखो काम, यानी कि पहले नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल लिखता हूँ 9 बिट्स डिवाइडेड बाय सैंपल, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई होगा किससे, कि सैंपल रेट कितना आता है सेकंड के लिहाज से, 400 सैंपल पर सेकंड से। यहाँ तक तो बच्चों बात होगी, देखो सैंपल से गया, यहाँ तक एक पेशेंट की बात हो गई। हमने करनी है 10 पेशेंट्स के डाटा की बात, तो 10 मल्टीप्लाई करवा देंगे। लिहाजा आप देखो क्या आता है, 400 ज़रबे 9 करें तो 3600 होता है, तो 3600 को अगर 10 से ज़रब दी तो 36,000 बन जाएगा। हाँ जी 36,000, तो 36,000 को मैं लिख सकता हूँ 36 के यानी कि किलो, और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है बिट पर सेकंड इसका यूनिट है, तो बी से बिट, पर से यानी पी से पर, और एस से सेकंड, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर 36 किलो बिट पर सेकंड। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। खुदा हाफिज़।